डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान, आप किसानों का अपना मनपसंद कार्यक्रम, जहां हम लाइव आपके सवालों के जवाब देते हैं। और जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि हर एक अंक में हम एक विषय लेकर के आते हैं। कृषि से जुड़ा हुआ विषय होता है जिस पर हम विस्तार से आपको जानकारी देते हैं ताकि आप जागरूक भी हों, और इसके अलावा उस विषय से जुड़े हुए जो भी आपके प्रश्न होते हैं, जो भी आशंकाएं होती हैं, उसे भी दूर करने का प्रयास हम कार्यक्रम के दौरान करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे हम कार्यक्रम को बढ़ाएं। आज के जो हमारे विशेष मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएं। उससे पहले नज़र डालते हैं आज के विषय पर जिन पर आज हम बात करेंगे। हमारा आज का पहला विषय है किसान उत्पादक संगठन, जिसे आप एफपीओ के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही बात करेंगे आलू फसल में प्रबंधन की। अगर दोनों विषय से जुड़े कोई भी आपके सवाल हैं तो आप हमें हमारे ईमेल पर, हमारे कॉल सेंटर नंबर पर, और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं। और सबसे पहले आपको बता दें हमारा टोल फ्री नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है, कर दें जवाब सुनने के लिए आप वापस से आवाज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ जब आप व्हाट्सएप करें या ईमेल करें, उसमें भी ध्यान रखें कि अपना नाम, अपने क्षेत्र का नाम ज़रूर लिखें और अपने सवालों को टू द पॉइंट रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हम कार्यक्रम में शामिल कर सकें। आइए अब बढ़ते आगे, और आज के जो हमारे दो खास मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान। आप उप कृषि सलाहकार हैं एवं कृषि किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में, यानी उप कृषि सलाहकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में। और हमारे दूसरे मेहमान जो हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हैं, डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी, प्रधान वैज्ञानिक, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला, हिमाचल प्रदेश से। सर, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आलू पर जो भी प्रश्न होगा उसका जवाब डॉक्टर अनिल देंगे, और किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ से जुड़ी जितनी भी जानकारी होगी वो स्टूडियो से हमें डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी देंगे। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। आप अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहें। व्हाट्सएप करें, ईमेल करें या फिर टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो, जो भी तरीका, जो भी मोड ऑफ कांटेक्ट आपको सही लगे उसे आप अपना सकते हैं। अब सर, किसान उत्पादक संगठन से हम शुरुआत करते हैं। अब किसानों के लिए कोई नई बात नहीं है, किसान अब जानते हैं कि किसान उत्पादक संगठन क्या है और इससे कैसे लाभ हो सकता है। और सरकार का भी जो टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान उत्पादक संगठन हो, उसमें महिलाएं भी जुड़ रही हैं। किस तरह से आप कृषि के क्षेत्र की तस्वीर बदलते हुए देख रहे हैं? क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या है वही है कि ये क्षेत्र संगठित नहीं है, मतलब इट्स नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड, और सरकार का मकसद भी ये है कि कृषि के क्षेत्र को संगठित किया जाए। बिल्कुल लाजिमी आपका प्रश्न है यहाँ पर, क्योंकि किसान उत्पादक संगठन जो है एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखा गया है कि इस देश में 89% से अधिक किसान जो हैं वो छोटे मझौले हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से कम जोत है। तो उत्पादन से संबंधित जो तकनीक होती है, जो बीज होता है, फर्टिलाइज़र होता है, वो अच्छी गुणवत्ता का एवं सही भाव पे नहीं ले पाते। तो उस स्थिति में ज़रूरत पड़ती है कि उनको संगठित कर दिया जाए, उनकी जोत को संगठित कर दिया जाए। तो यह कृषि उत्पादक संगठन जो है संघीय शक्ति के आधार पर बनाया गया है, और इसका जो महत्वपूर्ण अवयव है कि इसमें बिजनेस करने का, इसमें डायनेमिज्म का अवयव जोड़ा गया है जो कंपनी से लाया गया है। तो अगर किसान भाई, हमारे छोटे मझौले जो किसान भाई हैं, इस संगठन में जुड़ जाते हैं तो अपना वो उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, कम लागत में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। और उससे महत्वपूर्ण बात है कि किसान तो उत्पादित कर लेता है, लेकिन कहाँ पर वो ले जाकर बेचे और किसको बेचे, कैसे बेचे। तो इस समस्या को पार पाने के लिए एफपीओ एक बहुत बड़ा साधन है किसानों के लिए, कि किसान जो है अपने उपज को एकत्रित करके सामूहिक रूप में जितने भी उत्पाद हैं सबको इकट्ठा करें और ये देखें
कि किस बाजार में उसका ज़्यादा मूल्य मिल रहा है, किस स्वरूप में मिल रहा है। किस स्वरूप में मतलब कि कभी कभी क्या होता है, उसको साफ सफाई कर लीजिए, उसमें मूल्यवर्धन कर लीजिए, मूल्य संवर्धन से भी मिलता है। और कभी कभी क्या होता है, आप मंडियों में नहीं ले जा पाते हैं आपके 100 किलो 200 किलो, अगर आप पर्याप्त मात्रा में जो आपके पास होता है ले जाते हैं। और उससे महत्वपूर्ण बात है, खरीदार अपनी शर्तों पर उसको खरीदारी करते हैं। लेकिन जब आपके पास शक्ति होती है एक संघ की, एकत्रित होने के किसानों की, तो आप उनको अच्छे से मोल भाव करके, बार्गेन करके अपने उत्पाद का अच्छा मूल्य प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया संघ की शक्ति, और कहते भी हैं कि एकता में शक्ति होती है, और वही एकता को दिखाने का प्रयास है ये एफपीओ, यानी जो किसानों की जो ऊर्जा है या फिर चाहे उनकी जो दक्षता है उसको सही दिशा कैसे दी जाए, उसे संगठित किया जाए। और हमने बचपन से सीखा है कि जब 5 उंगलियां एक साथ हो जाती है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। तो कुछ यही फॉर्मूला या फिर यह है कि यही मूल आधार इन एफपीओज का भी होता है। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले आपको एफपीओ से जुड़ी अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सरकार किसानों की समृद्धि के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6,865 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एफपीओ योजना का शुभारंभ किया गया था। दरअसल भारतीय कृषि में छोटे और सीमांत किसानों का वर्चस्व है, जिनकी औसत जोत का आकार 1.1 हेक्टेयर से कम है। कुल भूमि जोत के 86% से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को उत्पादन और उत्पादन के बाद के कामों जैसे उत्पादन टेक्नोलॉजी तक पहुंच, कुछ कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण साजो सामान, बीज उत्पादन, मूल्यवर्धित उत्पाद, प्रसंस्करण, ऋण, निवेश और सबसे महत्वपूर्ण बाजार, दोनों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में देश भर में एफपीओ बनाने और उन्हें बढ़ावा देने की जरूरत महसूस हुई और सरकार ने एक समर्पित केंद्रीय योजना 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन की शुरुआत की। किसान उत्पादक संगठन किसानों व उत्पादकों की चुनौतियों का समाधान करने और उनकी आय बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। एफपीओ छोटे और सीमांत किसानों व उत्पादकों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत दिलाने, परिवहन लागत कम करने और पूर्ण उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करते हैं। एफपीओ सिस्टम में किसानों को उनके उत्पाद के अच्छे भाव मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ बिचौलिए नहीं होते। एफपीओ योजना के तहत हर एफपीओ को 33 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। एफपीओ को प्रोत्साहन देने और सहायता करने के लिए क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों को प्रति एफपीओ 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। बता दें कि श्री अन्न से लेकर डेयरी क्षेत्र तक में किसान उत्पादक संगठन काफी बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। तो बिल्कुल अभी आपने रिपोर्ट देखी एफपीओ के बारे में और जाना कि कैसे लगातार हमारे किसान एफपीओ से जुड़ रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। और अगर अभी तक आप एफपीओ का लाभ नहीं उठा पाए हैं या फिर अभी तक आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं है, तो आज का कार्यक्रम बहुत ध्यान से देखें और अपने सवाल भी हम तक पहुँचाएँ। अब बात करते हैं हमारे दूसरे विषय के बारे में, जो है आलू का प्रबंधन। यानी अगर आपने आलू की फसल ली है तो उसका प्रबंधन किस तरीके से करें। आलू एक बहुत ही अच्छी फसल है, बहुत ही आसानी से पकती है और हमारे देश की हर रसोई घर में आलू ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत आसानी से अलग अलग तरह की सब्जियों के साथ मिला कर इसे बना सकते हैं। इसमें अमीनो एसिड होता है, कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा होता है और हमारी खाद्य और पोषण सुरक्षा अगर हम कहें दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अब आलू पर हम बात करते हैं हमारे दूसरे मेहमान से, और डॉक्टर अनिल जी हैं। सर, आलू की फसल अब जहाँ तक मेरी जानकारी है 40 से 50 दिन की हो गई होगी। अब ये समय फसल के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठंड भी धीरे धीरे अब बढ़ती जा रही है, रात का पारा काफ़ी कम हो जाता है। कितना महत्वपूर्ण समय है ये फसल के लिए? मैम, जैसे कि आपने बोला है कि इस वक्त आलू की जो फसल है वो 40-50 दिन की है, क्योंकि मिड अक्टूबर और एंड ऑफ अक्टूबर में लगा दी गई होगी। और अगर हम बात करें तो इसमें जो देखभाल की जो मुख्य
जो बिंदु हैं वो हैं, एक तो पाला पड़ना शुरू हो गया, ठंड पड़ रही है। तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों को मैसेज देना चाहूँगा कि जहाँ पर ज़्यादा ठंड है वहाँ पर मल्चिंग की जा सकती है। जो किसान निराई गुड़ाई कर चुके हैं वो मल्चिंग भी कर सकते हैं साथ में। और साथ में जहाँ पर थोड़े से सूखे खेत हैं, क्योंकि जहाँ सूखा ज़्यादा होता है वहाँ पाले की मार बहुत ज़्यादा होती है। तो किसान भाई अगर पानी की उचित व्यवस्था है तो 40-50 दिन पे जो है वो पानी जो है वो देना शुरू करें, निराई गुड़ाई भी करें और उसके बाद पानी भी दें। और इस वक्त एक और चीज जो बिंदु ध्यान देने वाला है कि 40-50 दिन की फसल पे हम लोग जो नाइट्रोजन डालते हैं, फास्फोरस डालते हैं, पोटाश डालते हैं, तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा तो हम लोगों ने जब प्लांटिंग करते हैं आलू की इसमें डाल देते हैं, और जो फास्फोरस और पोटाश है उसकी सारी मात्रा हम डाल देते हैं। तो यही 40-50 दिन का उचित समय होता है जब हम लोगों को जो 50% जो नाइट्रोजन बची होती है उसको हम लोग अप्लाई करें। तो अप्लाई करने से पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि हम लोग जब उसको कर रहे होंगे तो मेड़ों पे जब हमने आलू लगाया होता तो उसमें हम लोग जो है आलू उसका यूरिया के थ्रू या किसी और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के थ्रू नाइट्रोजन की जो भी 50% मात्रा है उसको डाल दें और उसको जो है फिर निराई गुड़ाई करते हुए जो है वो ढक दें। तो इसका फायदा ये होता है कि एक तो नाइट्रोजन के जो लॉसेज होते हैं अमोनिकल जो फॉर्म में जो लॉसेज वोलेटाइजेशन से होते हैं वो कम हो जाएंगे, और जो आपकी खाद है वो आपकी मिट्टी में मिल जाएगी और पौधे को उपलब्ध होगी, क्योंकि इस वक्त जो है पौधे की सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की डिमांड होती है। जी और बिल्कुल सर, तो ये जी आगे कार्यक्रम में सर सभी बिंदुओं पर सर आगे हम इस पर बात करेंगे विस्तार से, बारी बारी से। जैसे आपने बताया कि पाला पड़ने की स्थिति में क्या करें, सिंचाई से जुड़े कौन कौन सी सावधानियां या फिर कैसे बेहतर तरीके से सिंचाई करें, इसके अलावा मल्चिंग है और खरपतवार है, बहुत सारे बिंदु हैं जो कि प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, तो उन पर हम आगे से विस्तार से बात करेंगे आपसे। लेकिन पहले आलू पर जो हमने एक रिपोर्ट तैयार की है वो दर्शकों को दिखाते हैं। आलू के बिना भोजन की थाली अधूरी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, पंजाब, असम और मध्य प्रदेश में आलू की खेती सबसे ज्यादा होती है। लेकिन आलू फसल की अच्छी पैदावार के लिए उसमें प्रबंधन जरूरी है। थोड़ी सी असावधानी पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकती है। प्रबंधन के लिए पछेती आलू में सिंचाई करें और बुआई के 25 दिनों बाद 87 किलो यूरिया की प्रति हेक्टेयर की दर से टॉप ड्रेसिंग करके मिट्टी चढ़ाएं। पहाड़ी इलाकों में आलू के खेत में निराई गुड़ाई करें। नाइट्रोजन की बाकी बची 1/3 मात्रा यूरिया या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के रूप में खेत में डालकर मोटी मेड़ बनाकर मिट्टी चढ़ाएं। सब्जियों को पाले से बचाने के लिए उचित प्रबंध करें। आलू की फसल में जरूरत के मुताबिक 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहें और खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखना आवश्यक है। फसल की प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार नियंत्रण के लिए सिंचाई के बाद मिट्टी चढ़ानी चाहिए। पछेती आलू में दिसंबर और जनवरी में ज्यादा ठंड की आशंका होने पर फसल की सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान समय समय पर खेतों में हल्की सिंचाई करते रहें। जमीन भीगी रहने पर पाले का असर कम हो जाता है। बता दें कि आलू की बुआई करते समय भी कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें। इस तरह समय के हिसाब से फसल में जरूरी प्रबंधन करके आप आलू की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो आलू पर भी अभी आपने रिपोर्ट देखी, और इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए, कुछ व्हाट्सएप सवाल आए हैं, उन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो सर ये सवाल मेरे पास आया है, शिवम है उत्तर प्रदेश से, और डॉक्टर अनिल आपके लिए सवाल है ये आलू पर। आलू की अच्छी के उत्पादन के लिए इस मौसम में क्या करें, ये इनका सवाल है। और दूसरा सवाल सर एफपीओ से है, मैं उस पर भी आपसे बात करूंगी, लेकिन सर पहले आलू पर ले लेते हैं। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं अच्छे उत्पादन के लिए आलू में क्या करें इस वक्त। शिवम जी और बाकी किसान भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि आलू के लिए सबसे जो पहली जरूरी बात आती है
एक जो भी आप जिस क्षेत्र में आप आलू लगाना चाहते हैं वहां के लिए अनुमोदित आलू की किस्में कौन सी हैं और स्वस्थ बीज लेना है उनका, और बीज को आपने उपचारित करना है, जैसे डाइथेन M45 है, कार्बेंडाजिम है, इससे हम लोग ट्रीट करते हैं। उसके बाद जो दूसरी बात आती है आपका खेत का चुनाव बहुत अच्छा हो, जिसमें धूप हो, पानी ना रुकता हो, समतल हो। समतल नहीं है तो आजकल लेजर लेवलर वगैरह की टेक्नोलॉजी आई हुई है, उससे हम लेवल करें ताकि पानी खड़ा ना हो। और दोमट जैसे मिट्टी वाला अगर खेत है तो बहुत अच्छा है। तीसरी जो सबसे जरूरी बात है वो है कि आपके खेत में अगर गोबर जिसकी जैविक अंश कम है तो आप गोबर की मात्रा डालें। अमूमन जो है 10 से 15 टन अगर आप सड़ा गला गोबर या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। उसके अलावा जो चौथी इंपॉर्टेंट बात है वो है कि उचित आपका पोषक तत्वों का प्रबंधन क्योंकि वैसे तो हमें 17-18 किस्म के पोषक तत्व चाहिए होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश बहुत ही आलू के लिए जरूरत है क्योंकि बहुत ज्यादा पैदावार होती है। अगर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की बात करें, उत्तरी पश्चिमी जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं, तो हमारी 30 से 35 टन तक ही पैदावार देते हैं। तो उसी रेशियो में हमारे को न्यूट्रिशन भी इस आलू के लिए चाहिए होता है। तो मोटे तौर पे बात करें तो नाइट्रोजन की मात्रा हमें 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। ये प्लेन एरियाज के लिए, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के लिए, मध्य प्रदेश भी शिवम जी आपका आता है इसमें, वहां भी इतनी लगेगी। और जो पोटाश है आपका 100 से 120 किलोग्राम, फास्फोरस जो है आपका 100 से 120 तक ये भी लगता है। तो ये तीनों जो है प्रति हेक्टेयर आपने लेने हैं। जैसा कि अभी आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा है कि जो नाइट्रोजन की मात्रा वो आपने आधी डालनी है, आधी मात्रा आप गुड़ाई के 25 से 30 दिन से लेकर 40 दिन को डाल सकते हैं, या अगर आप लोगों की हल्की मिट्टी है तो उसके आप 3 टुकड़े करके 1/3 2 गुड़ाइयों पे आप डाल सकते हैं। जो फास्फोरस और पोटाश है वो आप लोगों ने वो डालना है। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें पे सिंचाई करनी है और उसका अंतराल आपको बता दिया गया है कि 10-15 दिन के अंतराल के बाद हम लोगों को करनी है। जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि सिंचाई कब कब करनी है और बाकी जो पॉइंट्स हैं उस पर भी हम सर आपसे चर्चा करेंगे। और दर्शकों से कहेंगे अगर आपके सवाल हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करिए, ईमेल करिए, या फिर हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। फिलहाल हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद भी कार्यक्रम जारी रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं आलू प्रबंधन पर और साथ ही FPO से कैसे हमारे किसान जुड़ सकते हैं, कैसे ले सकते हैं लाभ। छोटा सा ब्रेक। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आज के कार्यक्रम के जो विषय हैं वो आपके लिए फिर से दोहरा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन पर और साथ ही आलू की फसल का प्रबंधन किस प्रकार करें। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विपिन है, जिन्होंने मध्य प्रदेश के सागर से हमें फ़ोन लगाया है। विपिन जी स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या प्रश्न है। नमस्कार विपिन जी। मैम मेरे आलू के बारे में मैं जानना चाह रहा था कि आलू की फसल लगाई मैम 7-8 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक फसल दिखाई नहीं दे रही है बिल्कुल भी। तो इसका क्या कारण हो सकता है और क्या आलू के बीज में कोई समस्या होगी या फिर अभी टाइम लगेगा, 1-2 दिन में दिख जाएगी, यही जानना था मैम। डॉक्टर अनिल क्या आप सुन पा रहे हैं विपिन जी को? हाँ जी मैम सुन रहा हूँ। तो सर इनका कहना है कि 7-8 दिन हो गए। हाँ जैसा कि किसान भाई का ये है कि अभी 7-8 दिन उन्होंने पहले आलू लगाया था, तो अमूमन ज़्यादातर तो किसान अच्छा बीज लगाते हैं। तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि अभी टेम्परेचर डाउन हो गया है क्योंकि थोड़ा काफ़ी लेट लगाया है इन्होंने, तो टेम्परेचर डाउन होने की वजह से इसमें जो अभी तक इमरजेंसी जो है वो थोड़ा लेट होगा, लगभग 6-7 दिन और लग सकते हैं इसमें वहाँ की आबोहवा के हिसाब से। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब भी हम आलू का बीज लगाते हैं तो उसमें आंखें नहीं निकली होती हैं, थोड़ा बहुत उसमें अंकुर नहीं आता है, तब भी ज़्यादा आलू को टाइम लग जाता है। अगर उसमें तभी बोलते हैं कि जब भी आप लोग आलू कोल्ड स्टोरेज से या आप अपने स्टोर से निकालते हैं तो उसको छायादार और अंधेरी जगह में कुछ टाइम के लिए रखें ताकि उसमें थोड़ा सा उसमें स्फुटन जैसे आ जाए, थोड़ी सी उसमें
जो है वो अंकुर ना आ जाए। तो उससे क्या होता है कि जब आप आलू लगाते हैं तो एकदम से फिर वो जल्दी निकल आता है। तो ये दो ही कारण हो सकते हैं, बाकी कोई ऐसा कारण नहीं है कि इनके कोई अभी बीमारी आई होगी, क्योंकि अभी या तो ये भी हो सकता है, तीसरा कारण है कि या तो खेत सूखा है तब भी ये दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा सा नमी को बनाए, 2-4 दिन देख लें, उसके बाद हल्की सी सिंचाई करें, तो उससे जो है आलू निकल आएगा। ठीक है सर, आलू से जुड़े कुछ और भी सवाल है, आगे मैं आपसे लूंगी इनके जवाब। एफपीओ बना है कहाँ जुड़े, तो आप जितने राज्य सरकारों के कृषि विभाग या उद्यानिकी विभाग या कृषि विपणन विभाग, तो जहां जहां पर जिसका महत्ता है, जैसे आप हिमाचल की बात करेंगे तो वहां पर कृषि उद्यानिकी विभाग है, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ आपका कृषि विभाग है, राजस्थान की बात करेंगे तो कृषि विपणन विभाग है। तो जिला स्तर के अधिकारी के यहाँ चले जाएं और उनसे उस ब्लॉक में जो एफपीओ बने हुए हैं उसको पता कर लें। यदि आपके उत्पाद से संबंधित है और नेचुरली आप उसी ब्लॉक के होंगे तो आपका उस प्रोड्यूस क्लस्टर मिलता जुलता होगा, तो आप उसके सदस्य बन जाएं और एफपीओ के जितने लाभ होते हैं, चाहे वो इक्विटी के हैं, चाहे अन्य कोई लाभ है, चाहे वो प्रबंधन के पैसा मिलता है, वो सारे आपको मिलेंगे। जी, एक कॉलर है लक्ष्मण सिंह है जिन्होंने मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया है। आइए लक्ष्मण जी का सवाल ले लेते हैं। सर बताएं क्या सवाल है आपका। लक्ष्मण जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आलू है जैसे उसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं। हाँ जी सर, फिर से बताइए। आलू के पत्ते हैं पीले पड़ रहे हैं, मतलब आलू के पत्ते पीले पड़ रहे हैं। डॉक्टर अनिल हमारे दर्शक हैं, ये लक्ष्मण सिंह है जिन्होंने हमें कॉल लगाया मध्य प्रदेश से। सर कुछ पूछना चाहते हैं कि आलू के जो पत्ते हैं पौधे के वो पीले पड़ रहे हैं। इसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा किसान भाइयों के इसके भी 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि जैसे आलू निकल आता है, अभी आपने अगर नाइट्रोजन कम दी हुई है तो आलू में थोड़ा सा हल्का रंग हो जाता है, पीलापन आ जाता है यूनिफॉर्म पूरे प्लॉट में। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी टॉप ड्रेसिंग नाइट्रोजन की वो करें। और दूसरी चीजें आती है कि आज की डेट में हम लोग ट्रैक्टर वगैरह से बार बार हैवी मशीनरी से जुताई कर रहे हैं, तो नीचे हार्ड पैन बन जाती है, वो ब्रेक नहीं होती है। तो जब हम सिंचाई देते हैं तो कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा वहां पर क्या जो पानी जैसा खड़ा रहता है और थोड़ा सा एरेटेड नहीं हो पाता है खेत, तो उसकी वजह से कुछ समय के लिए जो है वो पीलापन आ जाता है। तो ये दूसरा कारण ये हो सकता है। और तीसरा कारण, अगर कहीं धब्बे धुब्बे बन रहे हैं तब तो कोई बीमारी हो सकती है। उसके लिए आपको नजदीकी कृषि अधिकारी को दिखाएं या फिर अपने कृषि विज्ञान केंद्र में आप दिखा सकते हैं। लेकिन अगर ये पीलापन यूनिफॉर्म है तो उसके 2 ही कारण है, या तो ज्यादा पानी दिया हुआ है उसकी वजह से है, क्योंकि उसमें जो है एरेटेड कंडीशंस नहीं बनती हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो हरापन आ जाएगा। दूसरी चीज है कि नाइट्रोजन जो है वो टॉप ड्रेस जो भी आपके अनुमोदित उस एरिया के लिए है वो आप जरूर डालें, तो इस तरीके से आपका जो हरापन जो है वो आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। जी जी बिल्कुल। तो चलिए फिलहाल एक और छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और बहुत सारे सवाल और मेरे पास अभी आए हैं व्हाट्सएप सवाल, वो भी हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आपने अगर कॉल नहीं किया, अपना सवाल आप सोच ही रहे हैं और अभी तक आप सोच नहीं पाए कि कॉल करें ना करें, थोड़ा और टाइम लें, क्योंकि ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होंगे, तब आप हमें अपने सवालों के बारे में ज़रूर बताएं। छोटा सा ब्रेक, आज हम बात करें आलू प्रबंधन और साथ ही FPO के बारे में। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा वही खाता। सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लो किसान। आज हम बात करें किसान उत्पादक संगठन और साथ ही आलू की फसल में कैसे करें उचित प्रबंधन। अगर आपके कोई भी सवाल है आप हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। और ऐसे कुछ हमारे पास व्हाट्सएप सवाल आए हैं, बारी बारी से उन्हें भी हम शामिल कर लेते हैं।
सर ये हमारे दर्शक हैं और ये हमारे दर्शक है जो एफपीओ के बारे में जानना चाहते हैं। इनका नाम है सुरेश अंजाना और उज्जैन से है। कहते हैं एफपीओ के गठन के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करें, इससे इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं और इसमें काम कैसे किया जाता है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बात यही आती है कि एफपीओ से लाभ कैसे लें, एफपीओ बनाए कैसे या एफपीओ में जुड़ें कैसे। यदि आप एफपीओ बनाना चाहते हैं जी, और आप केवल राज्य सरकार की किसी योजना अंतर्गत ही बना सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार की जो 10,000 एफपीओ बनाने की योजना थी, उसका लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है। तो उसमें आप जाना चाहते हैं तो उसमें आप सदस्य बन जाएं। सदस्यों की कोई संख्या नहीं होती, मैक्सिमम अधिकतम कुछ नहीं होता है, न्यूनतम यहाँ के लिए 300 होता है। तो जब आप उसमें जुड़ जाएंगे तो आप जो है इक्विटी, मतलब अपना कुछ अंशदान देंगे तो उतना ही अंशदान आपको भारत सरकार भी दे देती है। हम लोग इसको इक्विटी ग्रांट कहते हैं। और जब पीओ में जब जुड़ जाएंगे तो ये पीओ से आपकी फसल की खरीदी, आपके फसल को क्या नाम कि कैसे उत्पादन किया जाए, उसकी सारी तकनीक वगैरह, और कौन कौन सी योजनाएं केंद्र सरकार, भारत सरकार और चलती हैं एफपीओ के अलावा, उनसे आप कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, वो सारी जानकारियां प्राप्त होंगी। क्योंकि इसमें एक विशेषज्ञ, एक प्रोफेशनल एजेंसी रखी गई है, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हों चाहे राज्य की हों, सभी में। तो वो लोग आपको समय समय पर आपके साथ मीटिंग करके, आपके साथ बातचीत करके सारी जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। तो आपको बेचने, विपणन से संबंधित, उत्पादन से संबंधित सारे लाभ प्राप्त होंगे। और जो योजना के वित्तीय लाभ हैं जो अन्य सदस्यों को मिल रहे हैं, जो पहले से उसमें शामिल हैं, वो आपको भी मिलेंगे। जी जी बिल्कुल। एक कॉलर है, उनका भी हम सवाल ले लेते हैं और ये है सुनील पटेल। सुनील जी स्वागत है आपका। इंदौर से कॉल किया इन्होंने, मध्य प्रदेश से। सुनील जी बताइए क्या सवाल है। अरे मैडम, हमने 80 दिन की आलू की फसल निकाल ली है, ज्योति किस्म की, तो अब दोबारा कौन सी किस्म के आलू लगा सकते हैं उसमें? आलू की फसल पहले आपने कौन सी लगाई थी, कौन सी किस्म ली थी? ज्योति। ठीक है डॉक्टर अनिल, कौन से लगा लें वापिस जो हो जाए रिपीट? अच्छा, अब आप लगाने की सोच रहे हैं। अनिल जी क्या बताना चाहेंगे सुनील जी को? अभी उसमें वापिस हमारा मूड आलू लगाने का, कौन सी वैरायटी लग जाएगी सर? अनिल जी मैम थोड़ा रिपीट करेंगे, कहाँ से हैं किसान? और सर ये हमारे दर्शक है, ये हमारे इंदौर से हैं दर्शक, और आलू की बता रहे हैं, ज्योति इन्होंने किस्म बताई है कि पीछे इन्होंने ली थी, अब दूसरी लेना चाहते हैं, तो कौन सी किस्म ले सकते हैं? इनका एरिया कौन से एरिया? इंदौर से है सर, इंदौर से, मध्य प्रदेश के इंदौर से। अच्छा, मध्य प्रदेश के इंदौर से। तो सर अगर अभी आप लगाना चाहते हैं तो जैसे आप लोगों की ज्योति है, हिमालनी है, फिर ख्याति है, सुख्याति है, ये किस्में आप लगा सकते हैं। लेकिन अभी जब क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा डाउन आ गया है, आप अगर 15-20 दिन रुक जाएं और मिड ऑफ द जनवरी लगाना शुरू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद जो है वो आपका आलू जो है वो जल्दी निकलेगा। नहीं तो अभी क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया है तो अभी अंकुरण में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि आप जो बसंत की जो फसल है उसके लिए आप 15 जनवरी तक रुकें और तब आप लोग इसको लगा सकते हैं। तो ये जो मैंने किस्में लगाई हैं, और उसके अलावा भी आपके एरिया में जो आप लोगों को अनुमोदित किस्में अगर अवेलेबल होती हैं तो उनको आप किसी को भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आपकी फसल ये मार्च एंड में अप्रैल की तरफ जाती है तो उस टाइम जो है वो पछेता झुलसा रोग वगैरह का जो प्रकोप बढ़ता है, तो उसका थोड़ा प्रबंधन के लिए, और आलू जब आप लगाएंगे तो उसको ट्रीट करके लगाना, कार्बेंडाजिम वगैरह से आपने ट्यूबर्स को ट्रीट कर लेना, वो थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा रुक के आप ये बसंत में जो अभी लगेगी उसको लगाएं आप। ठीक है सर, चलिए इसी के साथ ही हम एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप देखते रहे हेलो किसान। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए एक सवाल ले लेते जल्दी से। हमारे साथ कॉलर हैं हिमांशु जी, जिन्होंने हमें फ़ोन लगाया है इटावा से। हिमांशु जी स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार हिमांशु जी। जी डॉक्टर साहब से ये सवाल है जी कि आलू की फसल लगभग 45 दिन की हो रही है। ठीक है। मेरे पास मैंने डीएपी रखा हुआ है, इसको कौन सी अवस्था में डालें और किसके साथ मिलाकर डाल सकते हैं इसको? नैनो डीएपी। ठीक है डॉक्टर अनिल, तो पहली बात तो यही कि क्या नैनो डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम आलू की फसल में, और अगर हाँ तो किस प्रकार से करें? बिल्कुल कर सकते हैं सर। आपको वैसे तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो नाइट्रोजन है उसकी टॉप ड्रेसिंग करते हैं हम, और फास्फोरस और पोटाश जो है वो हम लोग जब आलू उगाते हैं तभी लगा देते हैं। अगर इनके पास डीएपी दूसरी खाद है तो वो अमूमन जो है डाइमोनियम फास्फेट जो है वो इनको डालना था जब आप आलू लगा रहे होते हैं। लेकिन ये नैनो डीएपी बात करते हैं, इसकी स्प्रे कर सकते हैं। आज की डेट में रिकमेंडेशंस आ रही हैं फोलियर फास्फोरस की भी, और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, पैदावार बढ़ती है। तो डीएपी की जो भी अनुमोदित है उसमें, तो वो आप जो है डीएपी जो है अपनी फसल पे डालें। 40-45 दिन की अगर होगी है तो उसमें फॉलियर बहुत अच्छा है, तो एक उचित समय है नैनो डीएपी डालने का, आप डाल सकते हैं इसको। और अगर आपने शुरू में अगर फास्फोरस नहीं डाला है तो बिल्कुल उचित समय है, क्योंकि इस वक्त थोड़ा बहुत जो है वो पौधों में इसकी फास्फोरस की कमी दिखाई देती है। लेकिन रिकमेंडेशन जो अनुमोदन है उसके हिसाब से डालें। सर लगे हाथ एक और सवाल ले लेते हैं, व्हाट्सएप सवाल है ये। हमारे खेत में आलू की बेल 1.5 to 2 मंथ, अच्छा 1.5 से 2 महीने के अंदर चली जा रही है, कैसे बचाएं? मतलब 1.5 से 2 महीने की फसल होकर के खराब हो रही है, ये कहना इनका। आलू की खराब हो रही है। जी आलू के बारे में इसमें किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है ये थोड़ा सा मुझे ये नहीं बताया सर, ये नहीं बताया। ये कह रहे हैं चली जाती है, खत्म हो जाती है। हाँ जी हाँ जी। अगर तो इसके तो ये वजह हो सकती है, क्योंकि कई बार आलू का हमारा बीज अच्छा नहीं होता है तो उसमें जो है वो सड़न रोग जैसा लग जाता है। एक तो ये इश्यू हो सकता है, और दूसरा क्योंकि इस टाइम पे जो है अगर थोड़ा सा गर्म एरिया है और थोड़ी सी नमी भी है खेत में, तो वहां पर जो है वो पिछेता झुलसा रोग आ सकता है। तो उसकी वजह से पत्ते वगैरह गल जाते हैं और पूरी फसल जो तबाह हो जाती है। तो उसके लिए मैं दवाइयां बताना चाहूंगा कि इसके लिए आप लोग जो है सेमोक्सानिल 0.3% यानी कि 3 ग्राम जो है आप लोग प्रति लीटर डालें, और 1 लीटर के लिए 500 से 750 लीटर पानी लगता है, उसके हिसाब से आपने दवाई डाल दी। और दूसरा जो है मोनकोजेब भी आप डाल सकते हैं, और इसका जो है 2 ग्राम पर लीटर जो है वो लगता है। तो आप इसकी स्प्रे करेंगे तो इससे जो है वो आपको बचाव मिलेगा। लेकिन मुझे ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही है कि सर ये सवाल वहां पर बीमारी है या फिर कहीं ट्यूबर में दिक्कत आ रही है। थोड़ा सा किसान भाइयों को अपने नजदीकी जो कृषि अधिकारी हैं या कृषि विज्ञान केंद्र जो है उनको भी फसल दिखा के जो सही जो डायग्नोसिस है वो हो पाएगा, उसी हिसाब से दवाइयों का भी वो उपचार के लिए बता पाएंगे। ठीक है सर। एक कॉलर है हमारे साथ, नंद स्वरूप जी हैं, जिन्होंने हमें बाराबंकी से कॉल किया। नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं। नंद स्वरूप जी स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। मैं जानना ये चाहता हूँ इस समय जो आलू के लिए कोहिरा, जाड़ा, पाला, ठंडक, ये जब अगेती झुलसा लगता, पचेती झुलसा लगता, तो ऐसी दशा में पूरा आलू की फसल हमारी बर्बाद हो जाती है। तो ये जो लाल कंदाला हमारा आलू होता है उसमें तो कुछ हद तक रुकावट होती है, सफेद कंदाले आलू के पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, पूरे बर्बाद हो जाते हैं। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि खेती के हैं 4 यार बीज, खाद, पानी, उपचार। जी ठीक है मतलब 4 फ्रेंड्स आपने बताया एग्रीकल्चर खेती के। तो बात करते हैं, हमारे साथ अनिल जी हैं। सर इनका सवाल है कि अगेते झुलसा, पछेते झुलसा की समस्या जो आती है उससे काफ़ी नुकसान हो जाता है, और उन्होंने बताया कि लाल आलू जो है वो तो फिर भी थोड़ा झेल जाता है, लेकिन दूसरे जो आलू है उसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो कैसे? बड़ा अच्छा सवाल किया है अंजू जी इन्होंने। मैंने शुरू में बताया कि एक तो हमें स्वस्थ बीज का संचयन करना है, उसको लगाना है, वो भी किसान भाई ने बताई बात। अच्छी वैरायटीज जिसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो, अच्छा रेजिस्टेंस हो पिछेता झुलसा रोग के लिए, अगेता झुलसा रोग के लिए। और ये जो लाल आलू की बात कर रहे हैं इसमें जो है वो इसमें तभी ये बच पाता है क्योंकि उसमें वो टॉलरेंस है, उसमें वो रेजिस्टेंस है कि वो पिछेता झुलसा रोग या अगेता झुलसा रोग से बच पाता है। तो हमें ऐसी वैरायटी का चुनाव करना है जो कुदरती तौर पे इन बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो।
दूसरी चीज है अच्छा खेत, जहां पर धूप लगती है, मैंने पहले बोला जहां अच्छी धूप लगेगी, छायादार नहीं होगा तो वहां बीमारियां नहीं आएंगी, पौधा स्वस्थ होगा। तीसरी चीज मैंने बताई कि अच्छी खाद, अच्छा पोषण, गोबर की खाद भी डालें 10 से 15 टन, और जो मैंने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की अनुमोदित मात्रा डाली थी, बताई थी किसानों को, वो डालें। और जो टॉप ड्रेसिंग है वो भी उच्च समय पे डालें। उसके अलावा पानी का जो है वो निकास रखें, इरिगेशन को ढंग से करें। अगर बीमारी आती है तो उसके लिए अनुमोदित दवाइयां हैं, जैसे मैंने आपको साइमोक्सानिल बताया, 0.3% मोनोकोजेब बताया, आपको 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से, और अगेता जो सैलों के लिए हम लोग DM MZ78 वगैरह यूज करते हैं। तो वो जो है जब बीमारी आती है तो कुछ 8-10 दिन के अंतराल के बाद इनकी स्प्रे करनी पड़ती है, तो इस तरीके से बचा जा सकता है। एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब गर्मी बढ़ती है, या फिर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर गर्मी होती है, वहां पर विषाणु रोग भी आता है। तो उसके लिए हमें जो भी सकिंग पेस्ट होते हैं या आप लोगों के एफिड्स होते हैं, तो उसके लिए हम लोग को जो है स्प्रेस करनी पड़ती है पेस्टिसाइड्स की, तो जिससे क्या होता है कि बीमारी जो है एक कोने से खेत के दूसरे कोने में ना फैले। तो ये सारा जो प्रबंधन है बीमारियों का, कीड़ों का, पोषक तंत्र प्रवर्तन, अच्छी वैरायटी का, इससे क्या होता है कि ढंग से खेती करेंगे तो आपकी बीमारियों का प्रकोप कम होगा, पौधा स्वस्थ होगा, और तभी जाके पैदावार बड़ी अच्छी आएगी। तो किसान भाइयों ने ये बड़ा अच्छा संदेश दिया है कि ये जो 4-5 जो कारक हैं इनका हमने ध्यान रखना, और अच्छे तरीके से जो है वो खेती करके, प्रबंधन करके जो अच्छी आलू की पैदावार लेनी है। और ये चीज आलू पे नहीं लागू होती है, ये हर फसल पे लागू होती है। ठीक है सर, एक सवाल और जल्दी से ले लेते हैं, और दिलबाग सिंह है कुरुक्षेत्र से, इनका सवाल है, और ये कह रहे कुफरी उदय पोटैटो का सीड कब अवेलेबल होगा, ये जानना चाहते हैं, कब ये उपलब्ध होगा। मैं अगर बात करूं तो इसका थोड़ा सा मैं विस्तार में बताना चाहूंगा चीज कि आलू के बीज का CPRI हमारा जो शिमला में इसके 5-6 सेंटर्स हैं, हम लोग ब्रीडर सीड्स बनाते हैं, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू, जहां से हमारे सुरेंद्र सिंह जी आए हुए हैं, ये जो है डैक जो मिनिस्ट्री जो है, ये हर स्टेट के लिए जो ब्रीडर सीड की जो भी इनका डिमांड होती है, इंडेंट होता है, उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट्स को देते हैं। फिर ये स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो 3 जनरेशन तक आलू का बीज बनाती हैं, सर्टिफाइड सीड बनाती हैं। फिर उसके बाद हर ब्लॉक से डिमांड जाती है, और उस तरीके से जो स्टेट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर या स्टेट डिपार्टमेंट और जो हॉर्टिकल्चर है वो हर ब्लॉक में किसानों को बीज देता है। तो मैं किसान भाई को बोलना चाहूंगा कि अगर उदय का लेना है आपने, तो आप अपने नजदीकी जो आपका ब्लॉक है वहां डिमांड दीजिए, ब्लॉक कृषि अधिकारी को डिमांड कीजिए, और वो आपकी जरूरत और बाकी किसानों की जरूरत के हिसाब से आलू का बीज आपको प्रबंधन जो उसका जो है वो उपलब्ध कराएंगे। हमारा काम है बीज को ब्रीडर सीड बनाना, और उसके बाद वो जो है वो मिनिस्ट्री के थ्रू जो है पूरी स्टेट्स को डिवाइड होता है, और लोकल जो भी गवर्नमेंट्स होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं हर स्टेट के, वो प्रोवाइड कराते हैं बीज को। तो ये एक तरीका है कि हमारा एक पूरा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है सीड के किसानों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। ठीक है सर, एक FPO से जुड़ा हुआ सवाल है, और सवाल नहीं मैं कहूँगी शिकायत है ये हमारे दर्शक हैं नरेंद्र सिंह बुलंदशहर, और यूपी का इनका FPO है जिसका नाम जहांगीराबाद बताया है, FPO का नाम बता रहे हैं। ये कहते हैं कि हमारे FPO को बनाए हुए 18 महीने हो गए, 18 महीने से इनका FPO है, लेकिन CO व अकाउंटेंट की 15 महीने से सैलरी वेतन नहीं मिल पाई है। FPO UP डेस्क लिखना चाह रहे हैं शायद, ये उससे कोई जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई है, उनकी समस्या कोई समाधान नहीं हो रहा है। मैं इनको ये बताना चाहूँगा कि पहले कहीं इन्होंने ऑफलाइन अप्लाई किया होगा, तो सिस्टम को अब ऑनलाइन कर दिया गया है। तो यह देख लें कि जो सैलरी है CEO की और अकाउंटेंट की, उसको ऑनलाइन अप्लाई कर दें। और दूसरा, आपका जो CBBO हो जिसके अंदर में आप काम करते हो, तो वो CBBO इस समस्या को लेकर, चाहे वो SFSC का कोई FPO है, चाहे वो NCDC का है, चाहे नाबार्ड का है, या कोई और एजेंसी का प्रमोटेड है, तो उससे वो जाकर सीधे बात कर लें कि पेमेंट क्यों नहीं गया है। भारत सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इवन स्थिति ये है कि बजट यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। तो ये देख लें पहली समस्या कि ऑफलाइन अप्लाई किए हैं कि ऑनलाइन, क्योंकि जल्दी में ही पूरी सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया, पेमेंट अब सब ऑनलाइन हो गया है, तो इसको ऑनलाइन करवा दें। यदि नहीं करवाए हैं तो, यदि करवाए हैं तो CBBO से अपने बात करें कि वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो भी है उससे देख ले कि कहाँ पर अटका है और उसको तुरंत ही निपटारा करवा लें। जी बिल्कुल।
और सर इसी के साथ ही हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन अगर आपके और भी कुछ सवाल है, एफपीओ से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, आप आलू पर कुछ जानना चाहते हैं, तो तुरंत इस ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान, और अगर आपके कोई सवाल है आलू प्रबंधन से जुड़े हुए या फिर एफपीओ से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। और एक ऐसे कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए, स्नेह कुमार जी बात कर रहे हैं, क्या सवाल है आपका? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी बताइए सर। आलू में जो पत्तियों में काले काले धब्बे टाइप पड़ जाते हैं। ठीक है, काले स्पॉट्स हैं आलू की पत्तियों में। हाँ, काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, उसमें जैसे मैग्नीशियम की जैसे कमी हो जाती है, उसे बत्ते पड़ जाते हैं और उसमें क्लोरासिस चला जाता है और धीरे धीरे पत्तियां झड़ जाती हैं और पेड़ गिर जाता है पूरा। ठीक है ठीक है। अनिल जी कुछ पूछना चाहते हैं? हमारे दर्शक स्नेह जी फोन लाइन पर हैं अभी। अच्छा सवाल किए जी, बड़ा अच्छा किसान भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है। इनमें स्पॉट जैसा बनता है पत्तियों में और फिर ये रिंग जैसा बनता जाता है और पूरी पत्ती में फैल जाता है। और जब अगर हम इसकी रोकथाम ना करें इस बीमारी की, तो फिर इसके जो डंठल है वहां तक पहुंच जाता है और पूरा पौधा जो है वो टॉपल कर जाता है। तो ये सिम्टम इन्होंने बताए हैं, तो इसको पछेता और झुलसा रोग कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया, इसके लिए 2-3 दवाइयां बताई थी, समोक्सालिन बताया था मैंने, रिडोमिल एब्जेक्ट बताई थी, कार्बेंडाजिम जो है इनका जो है वो रेपिटेशन में अलग अलग उसमें अंतराल, उसके 7 से 14 दिन के अंतराल पे इनको करते हैं। तो इनकी जो है स्प्रे करनी पड़ती है अनुमोदित मात्रा, जैसे समोक्सालिन का मैंने बताया था आपको, इनका 3 ग्राम जो है पर लीटर, और खेत की मॉनिटरिंग करने से ही और स्प्रे खेत की मॉनिटरिंग करने से ही और स्प्रे करने से ही कंट्रोल आती है। और दूसरा जो मैंने ऑलरेडी बताया था कि कुछ एक जो है इसमें जो है वो टॉलरेंट किस्में, जैसे हिमालयनी लगा सकते हैं आप, कुफरी कर्ण लगा सकते हैं, तो ये जैसी जो किस्में जो है इनमें कुदरती तौर पर रेजिस्टेंस है और इनमें जो है ये प्रकोप कम होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आलू की फसल से जुड़े हुए इतने सारे सवालों के जवाब दिए आपने और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी। और अब अंत में बात कर लेते हैं एफपीओ पर। सर हमारे दर्शकों को कुछ और बताना चाहेंगे एफपीओ से जुड़ी खास बातें? हाँ, कुछ बातें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा किसानों के लिए। आपको लोन लेने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन जब आप एफपीओ के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको आसानी से बैंक से लोन लेने में आसानी हो जाती है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने क्या किया है कि क्रेडिट गारंटी फंड रखा है। मतलब कोलेटरल को ज़रूरत नहीं है कि कुछ आप गिरवी रखें जा करके वहाँ बैंक में, बल्कि आपकी तरफ से सरकार खुद ही उस गिरवी दे देती है, पैसा दे देती है, आपको आसानी से लोन मिल जाता है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा किसान को कि इसमें हमारी एक और योजना है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हम लोग बोलते हैं, उसके अंतर्गत 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। अगर इसको स्पष्ट रूप से कहें तो जिस दर से ब्याज जो ब्याज दर होगी बैंक का, उससे 3% कम देना है। एक यह लाभ होता है। और दूसरा क्या होता है कि बहुत सारी एफपीओ जो है वो एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट खरीदी करती हैं, तो आपकी उपज भी आसानी से उसमें जाके बिक जाती है। इतना ही नहीं कि आप जो है अलग अलग रूप में
बहुत सारी टेक्नोलॉजी, इवन ड्रोन की टेक्नोलॉजी होती है, उससे स्प्रेइंग वगैरह, डाटा कलेक्शन, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ये पीओ में जुड़ जाते हैं तो वो कस्टम हायरिंग सेंटर बना करके ट्रैक्टर और क्या नाम के सीड ड्रिल्स, जितनी प्रकार की तकनीक है, जितने प्रकार के उपकरण हैं, उनको आसानी से कम दाम पे आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इतने ही नहीं, इसके बहुत सारे लाभ हैं, क्योंकि संघीय शक्ति के सिद्धांत पे है, आप अकेले ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आप या पीओ में जुड़ जाएं और इसका लाभ लें। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, अगर अभी तक आप एफपीओ से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर इससे जुड़ जाएं और इससे लाभ लें। अब सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि देखिए, एक तो चैलेंज ये है कि कृषि के क्षेत्र को संगठित करना, और जो दूसरा चैलेंज है वो तकनीक का पेनिट्रेशन, और तीसरा चैलेंज है कौशल विकास। जब इन सभी फ्रंट्स पर हम पूरी तरीके से दक्षता के साथ काम करेंगे तभी हमें उस तरह का रिजल्ट दिखेगा जिसकी हम सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें एफपीओ कैसे काम कर रहा है? यहाँ देखें कि सरकार ने इस चीज़ को भी पहचाना है कि बिना दक्षता के, बिना कौशल के इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो जब आप यह पीओ में जुड़ते हैं तो सरकार ने आपके प्रशिक्षण की भी अच्छी तरीके से व्यवस्था किया है। हमारे 2 नोडल संस्थान हैं, एक लखनऊ में बर्ड के नाम से है, एक एनसीडीसी का संस्थान है। तो इन्होंने क्या किया है कि आपको कहीं जाना नहीं है, कि राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर बहुत सारे संस्थान बना दिए हैं कि वहाँ जा कर के आप अच्छे से ट्रेनिंग ले लें, उत्पादन से संबंधित हो, चाहे वो विपणन से संबंधित हो, चाहे वो प्रसंस्करण से संबंधित हो, चाहे कोई और प्रकार के हो। तो इसमें आपको अच्छे तरीके से आप में कौशल का विकास किया जाना है, ताकि कौशल विकास के माध्यम से आप अपनी उत्पादकता बढ़ाएं, आप प्रसंस्करण बढ़ाएं, आप एक्सपोर्ट पे जाएं। इतना ही नहीं, APEDA को भी इससे जोड़ा गया है कि ताकि आपके उत्पाद को कैसे एक्सपोर्ट किया जाए। क्या होता है कि किसान एक्सपोर्ट करने के लिए किस गुणवत्ता का माल चाहिए, किसान भाइयों को नहीं जानकारी होती है। पता होता। जी जी। तो इसके माध्यम से ट्रेनिंग के माध्यम से कैसे उत्पादन करना है, किस गुणवत्ता का लाना है, कौन कौन से डिमांड में जो मांग है, किस किस तरीके की मांग है, सारी जानकारियां किसानों को उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि वो अपने उत्पाद को केवल स्थानीय बाजार में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर भी अच्छा पैसा कमा सकें। जी जी बिल्कुल। और सर एक चीज़ ये भी इसमें ख़ास है कि देखिए, ये जो पूरा मॉडल है, जो एफपीओ है, ये एक कंपनी की तरह काम करता है, बिजनेस मॉडल आप समझ लीजिए। और अगर आप उस एफपीओ से जुड़े हैं तो आप भी उसके एक तरह के मालिक हैं, चाहे वो छोटा सा आपका अंश है। तो सर ये कैसे है, इसको बताएं। बिल्कुल सही बात है कि ये एक कोऑपरेटिव तो है ही है, लेकिन बिजनेस के लिए ये कंपनीज एक्ट जैसा, कंपनी के कानून की भांति कार्य करता है। तो इसीलिए इसमें हर किसान की शेयर होल्डिंग है, मतलब कि आपको मालिकाना हक है, ये किसानों के लिए है, किसानों की है, कि आपको 2000, 500, 1000 जो आप सक्षम हैं उतना आप शेयर होल्डिंग देते हैं, शेयर देते हैं कंपनी में, और उतना ही शेयर सरकार भी देती है, और ये पैसा इकट्ठा हो जाता है। इससे एफपीओ बिजनेस करते हैं। तो ये कंपनी आपकी है, किसानों की है, आपके लिए है, कैसे आप बिजनेस करें। और सरकार यही चाहती है कि आप जो है कैसे उद्यमी बने, केवल उत्पादक ना रहें बल्कि उद्यमी बने, उद्यमी बन के आप लाभ कमाएं। जी जी बिल्कुल। तो सरकार की यही सोच है कि हर किसान उत्पादक भर ना हो, क्योंकि किसानों को उत्पादन करना आता है, हमारे खाद्यान्न के भंडार भरे हुए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि किसान अपना काम बखूबी करना आता है उन्हें। लेकिन उसी तरह कर अपने सवाल रिकॉर्ड कराएं, या फिर कोई सुझाव है तो भी आप इस पर कॉल करके रिकॉर्ड करवा सकते हैं, सभी बातें हम तक पहुँच जाएगी। चलते चलते एक और जानकारी, अगर आज का कार्यक्रम आप फिर से देखना चाहते हैं या कोई जानकारी आप से मिस हो गई है तो इस QR कोड को स्कैन करें, या फिर @DD किसान चैनल जो कि हमारा YouTube ID है, इसे आप YouTube पर जाकर सर्च करें, या फिर QR कोड से हमारे YouTube चैनल से जुड़ें। आज का हमारा हेलो किसान फिर से देखिए, और पुराना भी कोई एपिसोड देखना चाहते हैं तो ये सुविधा भी YouTube पर है आपके लिए। फिलहाल आपसे इजाज़त लेंगे। आप हमें पूरी उम्मीद है कि आलू की फसल में सभी बातों का ध्यान रखेंगे, और किसान उत्पादक संगठन के कितने लाभ ये भी आप पूरी तरह से आज समझ गए होंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार, बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।